मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसमें समझो कि अपन ने एक ये जो आयरन कोर नहीं है, समझो इंसुलेटेड कोर है ये, मतलब ये तो आयरन कोर तो ये है जो अपना ये दिख रहा है ना, ये जिसमें करंट बहेगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही। और कॉइल है बेसिकली। अच्छा ठीक है भाई। अब होता क्या है, अपन बहुत ध्यान से समझे तो देखो कि एक सिलेंडर टाइप चीज है। अच्छा, ये क्या है? सिलेंडर टाइप चीज। इस सिलेंडर टाइप चीज को एक ऊपर वायर से लटका रखा है। ओके, और इसमें तुम्हें ध्यान से दिखाई भी दे रहा होगा कि अपन ऐसे ऐसे ये अपने वायर हैं, ऐसे ऐसे अपन ने कोई लपेटी हुई। याद करो गैल्वेनोमीटर करता क्या था, करंट नापता था। कैसे नापेगा अभी समझ में आएगा। पहले ऐसे समझो, ये थोड़ा सा एक इसका एनिमेटेड फोटो है। एनिमेटेड फोटो। ओके सर, इस तरह की सिचुएशन है। यानी कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास कॉइल है। ये कॉइल एक सिलेंडर पे बंधी हुई है। आप ऐसा समझिए, आप समझिए सिलेंडर का इंटरेक्शन कॉइल के करंट से नहीं होगा। ऐसा समझिए, आप किस मेटल की बनी होती है उससे तुम्हें ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। ये जो सिलेंडर जिसपे कॉइल लपेटी गई है, जिसमें करंट बहेगा, ये सिलेंडर है जिसपे कॉइल लपेटी गई है। वो सिलेंडर एक वायर से ऊपर बंधा हुआ है। ये वायर होता है टॉर्सनल वायर। याद है टॉर्सनल वायर? और यहां सर टॉर्सनल पेंडुलम नामक एक चीज पढ़ी थी अपन ने। कहां पे? और हाँ सर एसएचएम में पढ़ी थी, सुना था सर। हाँ, उसका यूज भी आएगा। अच्छी बात सर। अब क्या होता है, एक सिलेंडर है, उसको एक टॉर्सनल वायर से बांध रखा है और उस पर एक वायर लपेटा हुआ है। ये जो वायर लपेटा हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, आप तो ऐसे समझो मैग्नेटिक फील्ड में, बिल्कुल सही बात। ओके, अब सोचो इस वायर में अगर करंट बहाया जाएगा और लूप अगर ये बन जाएगा तो लूप ही तो हुए है। हाँ, क्या इसमें करंट बहेगा? एम आ जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आई इंटू ए। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या टॉर्क आ सकता है? हां सर, आ सकता है। सो व्हाट प्रैक्टिकली विल हैपन इज दैट कि व्हेन वी फ्लो अ करंट इनटू दिस कॉइल, देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, एंड बिकॉज देयर इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू द रीजन, देयर माइट बी अ टॉर्क एम क्रॉस बी। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉर्क दिस सिलेंडर विल मूव। अच्छा, ये सिलेंडर होता है ना, समझो आप, ये सिलेंडर जो है, ऐसे सिलेंडर जो है, आपको मालूम है सिलेंडर, इस सिलेंडर पे एक ऐसे नीडल लगी होती है। सोचो इस सिलेंडर पे लूप बंधा हुआ है। इस लूप, समझना, मैं सिलेंडर मान लो, मेरे ऊपर एक वायर, इधर मेरे ऊपर ऐसे करंट बह रहा ही हूं, उसकी वजह से मान लो, अच्छा मेरे पे एक निडल भी लगी हुई है ऐसे। अब सोचो करंट की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मेरे पे टॉर्क लगा, तो क्या मैं घूमूंगा? तो क्या निडल भी घूमेगी? ये निडल ही वो होती है जो आपको ऊपर दिखाई देती है उस गैल्वेनोमीटर में। अच्छा, अब बात समझ आई थोड़ी थोड़ी। हां सर, तो इतनी ये सिर्फ सेटअप की कहानी है। किसकी कहानी है? सेटअप की कहानी। सेटअप की कहानी। ओ माय गॉड, किसकी कहानी? सर सेटअप की कहानी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत मजा आया। वाह वाह, अच्छी बात भाई, बढ़िया बात भाई, शानदार बात भाई। ओके, अब क्या करें? अब क्या करें? देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई। ओके, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, अरे पक्की बात। हाँ सर, तो टॉर्सनल वायर, एनिमेटेड फोटो, सेटअप की कहानी क्या कि भैया एक सिलेंडर है, उस पर वायर लपेटा गया है, सिलेंडर पर टॉर्सनल वायर से बंधा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एग्जिस्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड लगाने का बेस्ट तरीका है मैग्नेट्स, वो आपको दिखा रखा है, नॉर्थ से साउथ। ओ हो, इधर एक मैग्नेट है साउथ की, इधर एक मैग्नेट नॉर्थ की, तो नॉर्थ से लाइन निकलेंगी, साउथ में घुसेंगी। ये अपने को समझा रखा है। अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया सर। अगर इसका 2D डायग्राम देखो तो आपको ऐसे दिखाई देगा, टक 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 टक। ओ माय गॉड, ऐसे अपना सिलेंडर। ओ हो, ये 2D डायग्राम, ये नॉर्थ, ये साउथ। ओ माय गॉश। और देखिए ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओ हो, अरे हाँ सर, बिल्कुल सही। ये ऐसे अपना ऊपर बंधा हुआ है टॉर्सनल वायर। हाँ सर, बिल्कुल सही लग रहा है सर। और इस लूप पे बंधी हुई है अपनी करंट कैरिंग ये वायर। असलियत में मैं आपको बताऊं तो करंट ऐसे आता है, इस लूप में ऐसे बहता है, लूप मल्टीपल हो सकते हैं, और फिर ऐसे होके ऐसे निकल जाता है।
ओके सर, बात तो समझ आ रही है सर। यही वो करंट है जो आपको नापना होता है। ये अपना टॉर्सनल वायर होता है। ओ माय गॉड, कौन सा वायर होता है? टॉर्सनल वायर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। चलो भाई, देखो भाई, मौज आई भाई, बहुत बढ़िया भाई, शानदार भाई, जबरदस्त भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? देखो भाई, ये भाई, वो भाई, आ जाओ। डिवाइस यूज टू मेजर और डिटेक्ट स्मॉल करंट, ठीक है भाई। इधर देखो, टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम याद करो, पुरानी कहानी जो रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये यूज में आएगा। याद करो टॉर्सनल पेंडुलम, ये रिवीजन है। ये टॉर्सनल पेंडुलम में क्या करते थे, याद करो भाई। अरे चलो भाई, ये बात, अरे हाँ, टॉर्सल में याद करो, अपन इसको अगर ट्विस्ट करते थे इस डिस्क को, तो इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आता था जो होता था -c थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। अरे हाँ सर, और सी कहलाता था टॉर्सनल कांस्टेंट। तो जब भी आप किसी वायर को ऐसे पढ़ ऐसे माइनस क्या दिखाता है, टॉर्क माइनस से दिखाता है कि रिस्टोरिंग टॉर्क है, वापस वैसे लाना चाहता है। तो जितना ज्यादा घुमाओगे उतना वापस रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। ये बात याद रखनी है। अरे हाँ सर, याद रखेंगे, रिवीजन है ये, कोई बात नहीं, काम आएगा, इसलिए रिवाइज करा दिया दोबारा। ओके ठीक है सर, पुरानी कहानी टॉर्सनल वायर की, ठीक है भाई, क्लियर हो गया सर। ओके, अब क्या करें, देखो भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, ये देखो चल रहा है क्या। अब देखो, ये अपन ने जो बनाया था वो तो रिस्टोरिंग टॉर्क -c थीटा, ठीक भाई, अच्छी बात। अब क्या करें, देखो ध्यान से, जब अपन करंट बहाते हैं, इधर देख, ये आगे अपना 2D वाला डायग्राम जो हमने बनाया था ना, वैसे। हाँ सर, अगर तू ध्यान दे, ऐसा सेटअप है, मैंने अभी बनाया था वही डायग्राम है। अरे हाँ, तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा करंट ऐसे बह रहा है। देखो, तुम अगर बहुत ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है। अरे हाँ, तुम देखो तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है, जबकि बी ऐसे है। अगर तुम इस सिचुएशन में देखो तो एम और बी में एंगल कितना है, 90। अरे हाँ सर, एम और बी में एंगल कितना है, 90। यस सर, तुम ऐसा समझो, बी इधर एम इधर, टॉर्क कैसे है, एम क्रॉस बी नीचे। क्या अपन एम ऐसे घूमना चाहेगा, क्या अपना लूप ऐसे घूमना चाहेगा, ड्रर। अरे हाँ सर, मैं इसका साइड व्यू बताऊं, देख, तेरे को थोड़ी सी और फील आएगी। देख साइड व्यू कैसे समझना, मतलब ऐसे नीचे से देखें, देखो भाई, सेकंड साइड व्यू तो ऐसे बना सकते हो ना आप। ऐसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक, और ये ऐसे अपना लूप है, ये ऐसे और एम ऐसे, ये एम ऐसे है। अरे हाँ सर, तो एम क्रॉस बी नीचे से देखो ऐसे दिखेगा आप, हाँ बिल्कुल सही सर। अब देखो एम और बी में कितना एंगल, 90। अब इस एम क्रॉस बी में टॉर्क की वजह से आपको नहीं लगता कि ये ऐसे घूमेगा, कौन, लूप। हाँ सर, घूमेगा तो सही। अब देख, अब इस टॉर्क की अगर अपन ऐसे करंट बहा दें, करंट बहाया, और पहले अपना अपना जो वायर था वो ऐसे था कि अगर करंट भागोगे तो एम परपेंडिकुलर टू बी आ जाएगा, ऐसे समझो आप। तो सोच के देखो, तो सोच के देखो कि एम और बी में एंगल 90, क्या एम घूमेगा बी टुवर्ड्स बी? अरे हाँ, मान लो ये घूमा। अच्छा सोचो, ये घूमा, कौन, लूप, मान लो एम ऐसे हो गया, ठीक। सोचो जितना ये एम घूमा, जितना ये एम घूमा, क्या उतना ही वायर ऊपर का ट्विस्ट हुआ? मान लो एम घूमा थीटा, क्या थीटा इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ ट्विस्ट? अरे हां सर, जितना ये लूप घूमेगा क्या उतना टॉर्सनल वायर, क्या उतना टॉर्सनल वायर ट्विस्ट हो जाएगा। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सोच के देखो, जब ये टॉर्सनल वायर, देखो एम क्रॉस बी का टॉर्क किधर आ रहा है, ऐसे देखो, एम क्रॉस बी का टॉर्क किधर आ रहा है, अंदर। टॉर्क ऑफ एम क्रॉस बी इज अंदर, इस डायग्राम में देखो। पर सोचो कि अगर आपका थीटा अंदर है तो सी थीटा का टॉर्क बाहर आएगा। टॉर्क ऑफ वायर
क्या बाहर? अरे हाँ, सोचो ये सिलेंडर कहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, निडल कहां आके रुकेगी? ऐसे समझो जो एम है ना वही निडल होती है, ऐसे ये कहां आके रुकेगी? जहां पर क्या एम क्रॉस बी का टॉर्क सी थीटा के टॉर्क के बराबर हो जाएगा। अरे हाँ सर, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल को अपन अल्फा मान लेते हैं। अल्फा ऐसा समझो एंगल बिटवीन एम एंड बी एट इक्विलिब्रियम। ओके, for this situation alpha equal to 90 minus theta। अरे हाँ सर, फॉर दिस सिचुएशन अगर हम एम और बी का इनिशियल एंगल 90 ले लें तो क्या अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा? बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही बोला सर, सच्ची बात सर, बढ़िया बात सर, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आ गया। ओके, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब क्या करें सर? ठीक, खैर 90 माइनस थीटा वाइटा छोड़े अपन, तो अल्फा की वैल्यू अपन फॉर दिस सिचुएशन 90 माइनस थीटा हम तो अल्फा के टर्म्स में करेंगे। अल्फा क्या है? एम और बी का एंगल, बीच का एंगल। थीटा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। अगर इनिशियल एंगल 90 था तो कुछ और भी हो सकता था ना, इसलिए मैं 90 मैं स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहा हूं, बात को समझें। तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया, पर हम तो अल्फा के टर्म्स में समझाएंगे। अब समझो, at equilibrium torque of m cross b should be equal to torque of wire। अरे हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज तो देखो m b sin अल्फा इज द टॉर्क ऑफ एम बी। इज दिस इंस्टेंट क्या एम और बी के बीच का एंगल अल्फा है? हाँ सर, तो एम बी साइन अल्फा इक्वल टू सी थीटा। अरे हाँ, अच्छा एम क्या है पहले बताओ। एम अगर देखो मान लो इसमें एन टर्न्स हैं, कितने टर्न्स हैं? एन। तो क्या एम है आई एन ए, एन आई ए, N is the number of turns, I is the current, A is the area of the loop। अरे हाँ, एक लूप का I है तो N का NI है। अरे हाँ, मान लो N टर्न्स लेके घूम के फिर अपन गए। अच्छा, तो एम बी साइन अल्फा इक्वल टू सी थीटा, एम बी साइन अल्फा इक्वल टू सी थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, अब देखो एम के लिए क्या लिखी गई? एन आई ए बी साइन अल्फा इक्वल टू सी थीटा। आई की वैल्यू आई सी थीटा बाई एन ए बी साइन अल्फा। ध्यान से देखो तो सी बाई एन ए बी, ये देखो आई आ गया। याद करो गैलोरीमीटर किस काम में आता था? करंट नापने के। देखो सी पहले से पता होगा, वायर अपन ने बनाया है, अगर सेटअप को बनाया है तो। एन नंबर ऑफ टर्न्स अपने को पता होगा, एरिया अपने को पता होगा, बी अपन लगाए अपने को पता होगा। सोचो प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या ये निडल कितना घूमी, ये थीटा अपन नाप सकते हैं। अरे हाँ, ध्यान से देखो तो थीटा एंड अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। अरे हाँ, बिल्कुल सही बात सर, कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। अगर उनको एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं तो भैया फिर सी ए एन और ए और बी ये तो पहले से पता था, तो आई आ गया। अरे हाँ सर, ये तो आई आ गया सर, मजा आ गया सर ये तो। अरे हाँ सर, बढ़िया लग रहा है सर। पहले तो कहानी समझ आई क्या? बेसिक वर्किंग समझ आई क्या? मैं इसका एक छोटा सा, थोड़ा एग्जैक्टली ये नहीं होता, थोड़ा सा और रिफाइंड वर्जन होता है, पर पहले ये समझ में आना चाहिए। हम कुछ ऐसा सेटअप जनरेट करते हैं जिससे अल्फा वाली टर्म गायब हो जाती है, सिर्फ थीटा बच जाता है। वो कैसे करेंगे अभी समझ आ जाएगा, पहले इस कहानी को समझने का प्रयास करिए। अरे हाँ, दैट इज हाउ यू कैलकुलेट आई। याद करो आई जी, आई ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाँ सर, याद आ रहा है सर, कोई शक वाली बात नहीं है सर। बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सोच लिया सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें? तो सी थीटा बाई एन ए बी साइन अल्फा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, तो आई इक्वल टू सी थीटा एन ए बी साइन अल्फा।
अब सुन, ये बात तो सर हम समझ गए, अच्छी भी लग रही है सर, बढ़िया भी लग रही है सर, शानदार लग रही है सर, ठीक है। ये देख इसका एक और टॉप व्यू, हो देखो घुमाया, ऐसे घूम सकता है। अरे हाँ सर, बिल्कुल वही तो बनाया था हमने। ये देखो, ये एम, ये बी, ये घूमा, ये थीटा, ये अल्फा, ओ हो, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल बिटवीन, एरिया वेक्टर, ओ हो, तो सी थीटा बाई ए बी साइन अल्फा। अरे हाँ, अपन लिखा ना आई, पीछे लिखा ना आई, क्या लिखा देखिए रहा, उसने एक लूप ले लिया, अपन ने एन ले लिए थे। हाँ सर, तो ए लिख लिया उसने खाली, अपन ने एन नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए, ठीक। हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, थोड़ा एनिमेशन से दिखा दिया आपको अच्छा लगे, बाकी नॉर्मल सी बात। ओके, अब एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बोला ना, तुम ध्यान से देखो तो इसमें समस्या ये है, इसको एन लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए, एन ए बी साइन अल्फा। तो ध्यान देखो तो इसमें थीटा और अल्फा, अल्फा अलग एंगल है, थीटा अलग एंगल है, ऑल दो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अल्फा के लिए 90 माइनस थीटा है तो अपन रख सकते हैं। बट क्या है कि ये आई और थीटा में लीनियर रिलेशन नहीं है, आई एंड थीटा में लीनियर रिलेशन नहीं है। किसी भी सेटअप के लिए, किसी भी सेटअप के लिए अगर लीनियर आ जाए तो क्या कहानी बहुत आसान हो जाती है, अपने को समझ में आ जाएगा भाई, अगर लीनियर आ जाए बिल्कुल तो अपने को पता पड़ जाएगा भाई, 1 डिग्री अगर एंगल घूमे तो 5 एंपियर करंट है, या 1 डिग्री एंगल घूमे तो 0.01 एंपियर करंट है, तो 2 डिग्री में 0.02 एंपियर है, तो काफी आसान हो जाती है कहानी। स्केल बनाना भी बहुत आसान हो जाता है, जैसे जैसे एंगल घूमे उस जगह पे अगर पता पड़ गया कि 1 डिग्री में 0.01 घूमता है तो भाई अपन जहां पे 1 डिग्री घुमा वहां 0.01 लिख दो, फिर 0.02, 0.03, और स्केल बहुत लीनियर बन जाता है और सेटअप बहुत आसान हो जाता है। पर क्योंकि नीचे साइन अल्फा आ रहा है 90 माइनस थीटा, तो भैया ये आई लीनियर वेरिएशन नहीं है। तो किसी ने बोला हमारे पास एक बढ़िया टाइप की मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसे हम कहते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। क्या कहते हैं? हॉर्सशू मैग्नेट। अच्छा, ये हॉर्सशू मैग्नेट टाइप की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हमें क्या फायदा पहुंचाएगी, मैं बताता हूं। ये हॉर्सशू टाइप की मैग्नेटिक फील्ड अपने को फायदा पहुंचाएगी कि साइन अल्फा हमेशा बन रहेगा, मतलब एम और बी के बीच का एंगल हमेशा 90 रहेगा। अच्छा, हाँ, तो उससे अपने को फायदा हो जाएगा। कैसे? अब सुनो, जो रिलेटिव में मूविंग कॉइल कैलरीमीटर होते हैं वो हॉर्सशू मैग्नेट के साथ होते हैं। देखो ऐसे, ये इस तरह की सिलिंड्रिकल शेप की हॉर्सशू मैग्नेट होती है। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझो आप, कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती है, मतलब इस प्रकार, ध्यान से समझें, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड बता रहा हूं। ये होती है, समझ आ रहा है? ये बेसिकली ऐसे ऐसे रेडियली टाइप्स होती है। कैसे टाइप्स होती है? रेडियल टाइप्स। ओ माय गॉड, अच्छा, अब बात समझ आई कैसी होती है रेडियल टाइप। ओ हो, रेडियल टाइप मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे रेडियली आउट ऐसे। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा होता है कि देखो, जब आप एम आपका ऐसे है, येलो वाला इनिशियल सिचुएशन, फायदा होता है कि देखो जब आपका एम ऐसे है, इस सिचुएशन में एंगल बिटवीन एम एंड बी इज 90। अब मान लो कि आपका जो लूप है वो घूमा, बिल्कुल घूमा साहब, लो ये घूम गया। मान लो नई सिचुएशन में ऐसे आया, देखो ये, अब समझो जब वो ऐसे आया, थोड़ा व्हाइट की बजाय दूसरे कलर से बनाता हूं, ध्यान से देखो, जब वो ऐसे आया देखो, तो सोचो ये वाली लाइंस जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब फिर से सोचो एम और बी में, अब ये वाली लाइंस उसके क्रॉस करने लग गई, ये ऐसे वाली। अरे हाँ, तो अभी भी एम और बी में एंगल कितना है? 90। ओ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं आया, एंगल ऑफ ट्विस्ट तो थीटा ही है, पर एंगल ऑफ बिकॉज ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट और रेडियल फील्ड एंगल बिटवीन
M and B is always 90 degree. Therefore, sin alpha equal to 1. Therefore, MB equal to C theta, that is NIAB equal to C theta. क्या I equal to CNAB थीटा? और रे हाँ सर, क्या I और थीटा में लीनियर रिलेशन आ गया? ध्यान से देखो, CN और AB is a constant for a particular setup. Is a constant for a particular setup. अरे हाँ सर, तो I की वैल्यू आ गई कुछ कांस्टेंट के थीटा विच इज लीनियर. इसीलिए मैं आपको कह रहा था, अब सोचो बढ़िया लीनियर आ गया. अब मान लो हमें पता पड़ा कि भैया जब निडल घूमती है 5 डिग्री तो भैया करंट आता है 0.1 एम्पियर. तो जब 5 डिग्री का मार्क है ना घूमने में, वहां 1 एम्पियर 0.1 एम्पियर लिख दो. 10 डिग्री पे 0.2 लिख दो. 15 डिग्री पे 0.3 लिख दो. 20 डिग्री पे 0.4 लिख दो. अरे हाँ सर, दैट इज हाउ वी विल बी एबल टू कैलिब्रेट स्केल. और जैसे ही स्केल कैलिब्रेट हुआ, कहानी करना बड़ी बात नहीं है. I बराबर के थीटा लीनियर. ओ हो, समझ आया? तो कैसे M और B का एंगल 90 हो गया हमेशा? रेडियल फील्ड की वजह से. किसकी वजह से? रेडियल फील्ड, या फिर अपन उसे बोल सकते हैं हॉर्सशू मैग्नेट्स इनको बोला जाता है. आपको याद रखना है, आपके लिए ये रिलेशन सबसे काम का है. जो भी लिखा है ना ये वाला, वो पुराना वाला तो फील्ड के लिए था, रियलिटी में ये यूज में लिया जाता है ये वाला. ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है. हाँ सर, अब समझ आया सर? अच्छा लग रहा है सर? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई. तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कहानी हमको समझ आई, अच्छी भी लगी, बढ़िया भी लगी, सुंदर भी लगी. ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर. चलो भाई, ये क्लियर, उतार लो इसको. बोलो वर्किंग समझ आई है? हाँ सर. अब ये याद रखना है अपने को, पुरानी कहानी में सिर्फ वो फील कराया था. देख, M और B का एंगल अलग बात होती है, एंगल ऑफ ट्विस्ट अलग बात होती है. हमारा सेटअप ऐसे बना लेते हैं हम कि M और B के बीच का एंगल 90 हो जाता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट तो वहीं का वहीं रहता है. ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर. ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर. हॉर्सशू मैग्नेट, ये ओहो 3D में. अच्छा, वाह वाह. अब देखो, पहले तो क्या सेटअप की पूरी कहानी समझ आ गई अपने को? पूरी कहानी समझ आ गई क्या? अरे सोच लो. हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गई, बढ़िया लग रही है सर, शानदार. अब सुन, अब एक्चुअली एक चीज किसी भी इंस्ट्रूमेंट की डिफाइन करी जाती है, जो इसकी भी अपन डिफाइन करते हैं, उसे अपन बोलते हैं सेंसिटिविटी. मतलब कितना ज्यादा सेंसिटिव है इंस्ट्रूमेंट. सेंसिटिव समझते हो ना? जैसे कई लोग, अरे यार बहुत सेंसिटिव है. बहुत सेंसिटिव मतलब कोई छोटी सी बात बोल दो तो भी बुरा लग जाता है, मतलब छोटी सी बात बोलते विचलित हो जाता है. अरे हाँ, अब सोचो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिव कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? सोच के बोलना. मैं आपसे पूछूं मैं आपसे एक बात पूछूं, कौन सा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा? अगर तुम्हें सेंसिटिविटी का मतलब समझ में आता है तो ए ऑप्शन, जो ज्यादा करंट पर कम घूमे. बी, जो कम करंट पर ज्यादा घूमे. पहले बताओ तुम, किस इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा सेंसिटिव कहना चाहिए? कौन सा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा? जो कम करंट पे ज्यादा घूमे या ज्यादा करंट पे कम घूमे? बोलो. जो मैंने अभी सेंसिटिविटी का मतलब समझाया ना, मानव व्यवहार के माध्यम से. हाँ, कि यार बहुत सेंसिटिव है, कुछ भी बोलो तुरंत बुरा मान जाता है, विचलित हो जाता है छोटी सी बात पे. बोलो, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सेंसिटिव होगा? जो कम करंट पे ज्यादा घूमे या ज्यादा करंट पे कम घूमे? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो.
सर लॉजिकली सोचो, तो जो कम करंट पे ज्यादा घूम जाए वो ज्यादा सेंसिटिव। अरे हाँ, जो कम करंट पर ज्यादा घूम जाए। अच्छा, हमें कैसा मूविंग कॉइल कैलोमीटर चाहिए, सेंसिटिव कि बिना सेंसिटिव? सेंसिटिव कि बिना सेंसिटिव? पहले बात ये समझ में आया, जो कम करंट में ज्यादा घूमेगा वो ज्यादा सेंसिटिव। हाँ, हमें अच्छी रीडिंग के लिए, अच्छी रीडिंग और एक्यूरेट रीडिंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव एमसीजी चाहिए। एमसीजी मतलब मूविंग कॉइल कैलोमीटर। सोचो, ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए ना मूविंग कॉइल कैलोमीटर, तभी तो अच्छी रीडिंग ले पाओगे। पता लगा, ध्यान से देख, एक इंस्ट्रूमेंट है जो है ना 10 एम्पियर पे 1 डिग्री घूमता है। ओहो, 10 डिग्री पे, उई। तो सोच, एक आध एम्पियर भागोगे तो कुछ होगा ही नहीं उसका। अरे हाँ सर, तो सोचो, हम ज्यादा एक्यूरेट करंट कब नाप पाएंगे? जब हम कम करंट पे भी ज्यादा घूमेंगे, तभी तो हम एक्यूरेट रीडिंग ला पाएंगे। अरे हां, तो एक अच्छा एमसीजी वो है जो कम करंट पे ज्यादा घूमे, जो कम करंट पे ज्यादा घूमे। ओ हो। अब ध्यान से सोचो, बात तो सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो कम करंट पे ज्यादा घूमे ऐसा एमसीजी हमें चाहिए होता है, तभी तो सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव होगा तो ज्यादा घूमेगा, तो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा, अपनी बात को ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। अरे हां सर, बात तो सर आपकी सही लग रही है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो सुन, ध्यान से सुन, अब तो जरूर यहां से देख, खुद ही ध्यान समझना। ये तो हमने कर लिया, सुने, देखो, अगर सेंसिटिव ज्यादा होना है, सेंसिटिव ज्यादा होने के लिए के लिए क्या है, खुद तुम बताना एकदम। NAB लिखो इसको, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। सेंसिटिव ज्यादा, पहले तो क्या ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, अच्छा अच्छा अगर एमसीजी लाना है, अरे हां, तो सेंसिटिव ज्यादा होने के लिए के क्या होना चाहिए, बड़ा कि छोटा? खुद बताओ। अगर इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा सेंसिटिव होना है तो के बड़ा होना चाहिए कि छोटा, पहले बताओ ये। अच्छा, सेंसिटिव ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग आएगी, ये बात समझ में आती है। तो बताओ के क्या होगा, के क्या है बेसिकली, सी बाई एन ए भी हो बात की बात, आई बराबर के थीटा। के बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, बताओ बताओ, अरे बताओ। सेंसिटिव ज्यादा अगर होना है तो के बड़ा होना चाहिए कि छोटा, बोलो बोलो, ध्यान से सुन। क्या अगर मैं आई सेम ले लूं और 2 सेटअप ले लूं, आई K1 थीटा 1, आई K2 थीटा 2। ओहो, अब ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, दोनों को डिवाइड कर लो तो K1 थीटा 1 इक्वल टू K2 थीटा 2। अरे हाँ, अब ऐसा समझो कि आई अगर सेम रखा, आई अगर सेम रखा और हमें पता पड़ा कि थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, तो सोच के देखो, थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, तो K1 छोटा है K2 से। अब मुझे पहले ये बताओ कि थीटा 1 अगर बड़ा है, सेम करंट पे ज्यादा घूमे, तो क्या थीटा 1 वाला ज्यादा सेंसिटिव है? सेम करंट के लिए, ध्यान से सुनना, सेम करंट के लिए, सेम करंट के लिए थीटा ज्यादा होना चाहिए। मान लो थीटा 1 ज्यादा था तो भैया K1 तो कम होना चाहिए। अरे हाँ, मतलब के होगा जितना छोटा उतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट होगा सेंसिटिव। अरे हाँ, तो पहली बात क्या समझे, बताओ, सेंसिटिविटी क्या होती है भैया? ऐसा समझो, सेम करंट अगर 2 एमसीजी में बहाएं तो जो ज्यादा घूमेगा वो ज्यादा सेंसिटिव है।
क्योंकि तभी तो एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो ज्यादा सेंसिटिव करने के लिए के छोटा होना चाहिए। ओ हो। अब मैं तुमसे पूछूं ऐसे ही, बताना, तुम ही बताना। इफ वी इंक्रीज सी, व्हाट हैपन्स टू सेंसिटिविटी? बोलो। अगर मैं सी टॉर्सनल कांस्टेंट वायर चेंज कर दूं, ऐसा वायर लगा दूं जिसका सी ज्यादा हो, तो बताओ सेंसिटिविटी का क्या होगा? बोलो। सेंसिटिविटी का क्या? सर सेंसिटिविटी ना सर, सी बढ़ेगा तो सर के बढ़ जाएगा, और के ज्यादा मतलब सेंसिटिविटी कम, तो घट जाएगी। ओहो हो। अब ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ सकता हूं कि इफ वी डिक्रीज ए, व्हाट हैपन्स टू सेंसिटिविटी? बोलो बोलो। ए घटाएंगे तो के बढ़ेगा, तो सेंसिटिविटी घटेगी। इफ वी इंक्रीज बी, व्हाट हैपन्स टू सेंसिटिविटी? If we increase B, what happens to sensitivity? बोलो भाई, what happens to sensitivity? अरे हाँ सर, sensitivity increases, क्योंकि अगर B बढ़ेगा तो K घटेगा, K घटेगा तो sensitivity बढ़ेगी। अरे हाँ सर, तो अगर कभी सेंसिटिविटी पे भी बात कर ली जाए तो हमें कहानी समझ आनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, शानदार भाई। हाँ, लेस करंट मोर डेविएशन। ओहो, वह इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छे होंगे, वो सब लिख लिया हमने, सब पहले ही कर लिया हो तो हमने। ओहो हो, एक खतरनाक सवाल करा दूं? खतरनाक सवाल है, मैं मान रहा हूं कि टफ है, पर कर सकते हैं अपन। ऐसा समझो स्टाइल मारू सवाल, खतरनाक ही लिखो तुम तो, खतरनाक सवाल। ओ हो, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कहानी चल रही है भाई साहब। सो इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टॉर्क ऑन द कॉइल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टॉर्क इक्वल टू के आई। बिल्कुल सही है, हम जानते हैं टॉर्क इक्वल टू के आई, हम जानते हैं। तो वेयर आई इज करंट थ्रू द वायर एंड के इज कांस्टेंट, हम बिल्कुल जानते हैं भाई। टॉर्क होता है तो के आई टाइप ही तो होता है, तभी तो अपन ने लिखा था टॉर्क, वही तो आया था। अपन ने टॉर्क क्या लिखा था, याद करो। टॉर्क जो अपना आया था वो क्या आया था? वो आया था सर एन आई ए बी। तो ध्यान से देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ए बी इंटू के आई, इसको इन्होंने के बोल दिया बस। ठीक है सर, तो ध्यान देखो, तो एन ए बी की वैल्यू इन्होंने के बोल दी। तो द कॉइल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टॉर्क इक्वल टू के आई वेयर आई इज करंट थ्रू द वायर एंड के इज अ कांस्टेंट। द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एन ए एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी। फाइंड के इन टर्म्स ऑफ गिवन पैरामीटर एन आई ए बी। ये तो ऐसे ही आगे डायरेक्ट। अरे बोलो भाई, ये तो हम पहले से ही जानते हैं, एन ए बी, क्या के की टर्म्स एन ए बी आ गई? हाँ सर, ये तो टॉर्क आया था एम क्रॉस बी, एंगल था 90 डिग्री हमेशा, तो एन आई ए बी। तो टॉर्क जो आया कॉइल पे वो ये है भैया। तो के की वैल्यू आ गई एन ए बी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है? एरिया, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, आई तो वैसे ही साथ में है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, the torsional constant of the spring, if a spring current I naught produces a deflection of tau by 2 in the coil in reaching equilibrium position. The torsional constant of the spring, if a current I naught produces a deflection of pi by 2 होगा ये in the coil in reaching equilibrium position. अच्छा, ओके। तो मान लो उसने बोला कि हमें पाई बाय 2 एंगल घूमना पड़ा, तो कुछ नहीं, सिंपल, एन ए बी आई इक्वल टू सी पाई बाई 2। ओ हो, और आई की जगह कितना? आई नॉट, कि जब आई नॉट करंट बहाएंगे
तो भैया पाई बाय 2 एंगल पे बैलेंस होगा, तो भैया m क्रॉस b का टॉर्क c थीटा के बराबर होना चाहिए। जिसको बैकएंड वर्किंग पूरी पता थी उसके लिए कर पाना बड़ी बात नहीं थी। तो भैया c की वैल्यू क्या आ गई, 2NABI0 बाई पाई। अरे हाँ सर, चेक कर लें एक बार, अपन गलती तो नहीं कर रहे हो। ये देखो तो आया क्या, ये तो आ गया NAB, बिल्कुल सही। दूसरा देखो, हो कितना लिखा, हो 2NABI0 बाई पाई। अरे हाँ सर, ये टाउ नहीं है, पाई बाय 2 है ना, कंफ्यूज नहीं होना। ओके ठीक है सर, ये तो समझ गया हम, इसमें कौन सी खास बात। अच्छा तीसरा पार्ट क्या है, ध्यान से देख, ये तो आ गया 2NABI0। तीसरा पार्ट इसका सबसे अच्छा, the maximum angle through which coil is deflected if charge q is passed through the coil almost instantaneously। ध्यान से समझना, हमने क्या करा इस सेटअप में, इग्नोर द डैम्पिंग इन मैकेनिकल ऑसिलेशंस का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। इग्नोर द डैम्पिंग इन मैकेनिकल ऑसिलेशंस का मतलब है कि अपन बेसिकली, इसका मतलब इतना है कि नो लॉस कंसीडर्ड। डैम्पिंग का मतलब होता है लॉसेस। ये डैम्पिंग की वजह से ही, सही बताऊं तो अभी मैं आगे इस पे कुछ बात बताऊंगा आप क्यों ऐसा बोला गया है। ईएमआई पढ़ने के बाद आपको एक चीज और समझ में आएगी जिसे बोलते हैं डैम्पिंग, और वो कैसे करी जाएगी वो मैं आपको बाद में बताऊं। अभी अपन कहानी को समझें। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह आप क्या करें। The maximum angle through which coil is deflected if charge q is passed through the coil almost instantaneously। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि भाई मान लो मैं इस कॉइल से एकदम से झटके से क्यू चार्ज फ्लो करा दूं, तो आई कितना हुआ पहले तो ये बताओ। इससे मान लो मैंने क्यू चार्ज फ्लो करा दिया, ऐसे अपना लूप था, ऐसे समझे लूप था, हाँ सर ये अपना लूप था, ऐसे इधर से करंट आया और अपन ने ऑलमोस्ट क्यू इंस्टेंटेनियसली बहाया। ठीक, और ये अपना टॉर्सनल वायर है जो इस पे लटका हुआ था। ठीक, ये रहा वायर। ठीक, अब क्यू इतना इंस्टेंटेनियस था कि इस क्यू इंस्टेंटेनियस की वजह से, मान लो क्यू इंस्टेंटेनियस इन dt टाइम एंड dt टेंडिंग टू 0। ठीक सर, अब ध्यान समझना, इस dt टाइम में करंट इन dt टाइम कितना आया पहले तो ये बताओ। सर करंट इन dt टाइम तो आया सर, करंट इन dt टाइम तो आया सर, करंट इन dt टाइम आया सर, q बाई dt। बिल्कुल सही, q बाई dt। अरे q चार्ज फ्लो कर गया dt टाइम में, हाँ सर, तो करंट आ गया सर q बाई dt। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब याद करो, तुम एक बात जानते हो क्या, कि टाउ वेक्टर डॉट dt इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअली इस dt टाइम में इस करंट की वजह से m और b का एंगल तो 90 था, आप ऐसे समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड तो अपनी ये कैसे था, m तो बाहर था, और अपन जानते हैं कि जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसे होती है, वैसे भी अपन रेडियली फील्ड लेते हैं। तो सोचो टॉर्क इन dt टाइम कितना सर, m क्रॉस b, यानी कि mb। m कितना सर, I इंटू n इंटू a इंटू बी। अरे हाँ टॉर्क तो यही है। अच्छा आई कितना सर, क्यू एन ए बी डी टी। अरे हाँ, तो सोचो टाउ डी टी की वैल्यू आई क्यू एन ए बी। अरे हाँ सर, पर टाउ डी टी तो सर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, एन इनिशियल तो 0 है क्योंकि आपका लूप इनिशियली रेस्ट पर है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। सोचो जैसे ही झटके से चार्ज हुआ ना, क्वाच, एकदम से एंगुलर मोमेंटम आ गया कितना, क्यू एन ए बी। अच्छा एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, आई ओमेगा, तो क्यू एन ए बी इक्वल टू आई ओमेगा। तो जस्ट आफ्टर डी टी टाइम जो हो जस्ट आफ्टर डी टी टाइम, जस्ट आफ्टर ये ओमेगा हो गया। अभी लूप घूमा नहीं है, बस घूमने की शुरुआत करते ही जैसे ही चार्ज हुआ ओमेगा आ गई एकदम से, इतनी क्यू एन ए बी ओमेगा। अब तो करंट गायब हो गया, अब तो करंट गायब हो गया टी टाइम बाद। जब करंट हो गया गायब तो ओमेगा तो आ गई, क्या इस ओमेगा की वजह से घूमेगा। अब करंट गायब हो गया तो एम क्रॉस वी भी गायब हो गया।
हाँ. After this, loop will rotate due to omega, but opposed by torsional wire. Oh, after this loop will rotate due to omega, but opposed by अब टॉर्शनल वायर से रोके तो जो इसकी इनिशियल एनर्जी थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्या वो जब वापस ये टॉर्शनल वायर रोकेगा इसको रोकेगा क्या? दैट विल कन्वर्ट इनटू टॉर्शनल. अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, इसलिए कह रहा हूं ये पार्ट अच्छा था कि जब आप इसको थीटा घुमा देते हो ना ऐसे टक 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 ऐसे थीटा घुमा देते हो तो इसमें जो एनर्जी आ जाती है ना वो होती है हाफ सी थीटा स्क्वायर, रिस्टोरिंग एनर्जी. तो इसको समझ सकता है किससे? स्प्रिंग से. हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ सी थीटा स्क्वायर. हो तो टॉर्शनल वायर अगर थीटा एंगल ट्विस्ट हो जाए तो उसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाती है? हाफ सी थीटा स्क्वायर. तो सोचो जब ये लूप एकदम से ओमेगा आ गया उसकी वजह से घूमा, कहां पर जाके रुकेगा? जब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विल कन्वर्ट इनटू हाफ सी थीटा स्क्वायर. हाफ ने हाफ को मार दिया, ओमेगा की वैल्यू ये रख दी गई आई इंटू ओमेगा स्क्वायर क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर इक्वल टू सी थीटा स्क्वायर. तो थीटा की वैल्यू आपके सामने आपको आती हुई नजर आ रही है. अरे हाँ सर, थीटा के लिए क्या आएगी? देखो क्यू एन ए बी बाई आई अंडर रूट ऑफ आई बाई थी सी. हाँ सर, वो तो वैल्यू तो आ गई, वो तो एक अलग बात है. पहले तो क्या कहानी समझ आई है? देखो ध्यान से देखो तो इसमें दो तीन चीजें नहीं सिखाई, इसलिए मैंने सवाल कराया. एंगुलर इंपल्स का अच्छा एग्जांपल है. मैंने सवाल का टफ ऐसे नहीं तुम्हें डराने के लिए. ध्यान से, तो आप टॉर्शनल वायर की एनर्जी की कंसेप्ट सीख गए, हाफ सी थीटा स्क्वायर. और हाँ सर, और इंस्टेंटेनियस से आप एंगुलर इंपल्स कर पाइए. एंगुलर इंपल्स तो लगाई अपन ने. अरे हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है. बोलो क्लियर? अरे सोच लो. हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है सर, बढ़िया है सर, शानदार है सर, जानदार. बोलो क्लियर? लो आ गया भाई. ऐसे सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा. ये देखो एन ए बी क्यू अपॉन रूट आई सी. वो आई को अंदर ले जाओ तो रूट आई सी लिख लो, ऐसे लिख लो. उसमें क्या है जैसे तुम्हें अच्छा लगे. तो क्या कहानी समझ में आई है? हाँ सर, कहानी समझ भी आई है, सवाल भी जोरदार था. अब प्रैक्टिकली बताओ ना, तो ये जैसे अगर आप मूविंग ग्राउंड पर देखो तो आप ऐसे गए तो अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है ना, आप ऐसे घूमे तो एक पोजीशन वो आएगी जहां पे सी थीटा बैलेंस करता है एम क्रॉस बी को. अगर तुम ध्यान देखो तो ऐसे जाके कोई लॉस नहीं हो रहा तो ऐसे ऐसे नाचेगा. उसको रोकने के लिए भी एक अलग तरीका होता है जिसे बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर. वो एडी करंट्स में आता है ईएमआई के बाद, ऑल्दो वो बहुत कोर्स का पार्ट नहीं है, अभी तुम्हें उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है. अच्छा, एक मन में प्रश्न और आता है कि सर आपने बोला था कि गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट नहीं नाप सकता. हाँ, इसलिए नहीं नाप सकता क्योंकि जो वायर आप लेते हो ना बहुत लाइट, बहुत पतले लेते हो जो लपेटे हुए होते हैं. तो वायर्स और द इंस्ट्रूमेंट यूज और द सेटअप यूज इज वेरी लाइट. अगर हम इसको बहुत ज्यादा ले लेंगे तो लॉसेस बहुत बढ़ जाएंगे. अरे हाँ, इसलिए हम सेटअप के वायर्स को बहुत हैवी नहीं ले सकते. मोटे मोटे करंट ले लियो भैया, हिलेगा ही नहीं वो ड्यू टू इनर्शिया. अगर वो हिलेगा ही नहीं ड्यू टू इनर्शिया और लॉसेस ज्यादा होंगे, सो वी हैव टू कीप. हमें एक बात याद रखनी है, वी हैव टू कीप. एक अलग बात जो याद करो कि वी हैव टू कीप wire and setup very light, so we can minimize losses, or otherwise setup will not move
ड्यू टू इनर्शिया, and that is why we can measure, ये मैं उसके लिए लिखा रहा हूं, किसके लिए? मूविंग कॉइल वेलोमेट्री। दैट इज वाई वी, सवाल से रिलेटेड नहीं है, कहानी से रिलेट करके उसको बात बता रहा हूं। दैट इज वाई वी कैन मेजर स्मॉलर वैल्यू ऑफ करंट। दैट इज हाउ वी कैन मेजर स्मॉलर वैल्यू ऑफ करंट। Okay, sir. You have to keep wire and set up very light so we can minimize losses, or otherwise setup will not move due to inertia, and that is why we can measure smaller value of current। और याद करो IG क्योंकि स्मॉलर वैल्यू नाप पाता था, इसीलिए क्या मीटर बनाने की जरूरत पड़ती थी। अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया डिटेल में मैंने ना तुमको इतनी देर 40-50 मिनट पूरा मूविंग कॉइल किलोमीटर समझाया। गलत मत कर देना आप, एक खतरनाक सवाल भी बताया। सही बताऊं तो मैं 15 मिनट में भी खत्म कर सकता था, पर मैंने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करी। और आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा बढ़िया डिटेल में, बोर्ड के हिसाब से ही बहुत बढ़िया होगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत बढ़िया होगा। फील कराने का प्रयास करूंगा आपको, ऑल्दो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया जा सकता है, पर अपन जल्दबाजी नहीं करेंगे, इतनी बढ़िया तरीके से पूरा कोर्स खत्म करेंगे, मजा आ जाएगा अपने को। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, अच्छा लग रहा है? हाँ सर। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं खुश करने वाला नहीं, सिलेक्शन दिलाने वाला। सही बताऊं तो 2 तरीके से पढ़ाया जाता है। खुश करने वाला, उसमें आसान आसान चीजें पढ़ा दी, बच्चा बहुत खुश। उसमें बच्चे को पता नहीं पड़ता कि उसका सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ाया गया। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं ईमानदारी से आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं, और हर चीज कवर कर रहा हूं धीरे धीरे, और प्रयास कर रहा हूं। टफ भी पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आसान नहीं पढ़ाऊंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं यार, पर उठा बिल्कुल बेसिक से रहा हूं, गड़बड़ नहीं करनी है एकदम। तो खुश वाला पढ़ना है कि सिलेक्शन वाला पढ़ना है? सर सिलेक्शन वाला पढ़ना है। हाँ सर, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके, ये कहानी अपनी चलती रही सर, मजा आ गया सर, आनंद आ गया सर। ओ हो, बोलो क्लियर? हाँ सर। ये इतनी देर से मैंने कहानी सुनाई आपको MCG यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। शानदार सवाल कराया, सेंसिटिविटी पढ़ाई, क्यों कम करंट नापता ये बताया। अब अपन अगर बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टीज, अब जो सुन, अब जो भी 2-4 लेक्चर चलेंगे, जो भी अपने 2-3 लेक्चर अब और आने वाले हैं, वो याद रखो, वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। इसलिए जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए, मतलब याद ज्यादा करना है। फील में आपको करा रहा हूं, मतलब प्रयास करूंगा मैं आपको फील कराने की, बहुत ज्यादा उसमें अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि वो थोड़ा केमिस्ट्री जैसा पार्ट आएगा धीरे धीरे, मटेरियल के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आपको किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, मैंने तो बनाई नहीं उनको, तो कुछ चीजें अब मैक्सिमम चीजें याद करनी होगी। अब उनको समझ के याद करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बात समझ आ जाए। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल याद रखेंगे। तो अब जितना भी पोर्शन चलेगा मैग्नेटिज्म में बिफोर स्टार्टिंग EMI, उसमें कैलकुलेशन है, कम प्रॉपर्टीज है, ज्यादा याद करने की बात होगी, ज्यादा। इसलिए आपको मास्टर की बात सुनकर समझकर याद करने का प्रयास करना है। कहानी शुरुआत करते हैं जो अपन पहले भी कर चुके हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हो, आप ध्यान से समझो। अगर अपन बात करें तो 2 टाइप की मैग्नेट्स होती है, नेचुरल मैग्नेट, दे अकर इन नेचर एंड हैव अ वीक मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की तरफ अपन चलते हैं। बेसिकली कुछ मटेरियल में कुछ मतलब अपनी दुनिया में नेचुरल मैग्नेट्स है, मतलब मटेरियली मैग्नेट्स है, ठीक है, जैसे लॉर्ड स्टोन्स। पर ये बहुत ज्यादा तगड़ी मैग्नेट्स नहीं होती। मैग्नेट तो हम बाजार से खरीद के लाते, देखा तुमने, हम बनाते हैं उन मैग्नेट्स को। कैसे बनाए वो समय के साथ पता पड़ता है। हम आयरन को, इनको मैग्नेट में कन्वर्ट कर देते हैं परमानेंट। अच्छा, हाँ सर, ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है भाई। पर ऐसा नहीं कि हमारी दुनिया में नेचुरल मैग्नेट्स नहीं है, पर वो बहुत कोई ताकतवर नहीं होती है, हैव वीक मैग्नेटिक फील्ड। They occur in nature and have weak magnetic field। और दूसरी हमारी जो मैग्नेट होती हैं, मैग्नेट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखो। हो जो अपनी दूसरी मैग्नेट होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। कौन सी? आर्टिफिशियल मैग्नेट। दे आर मैन मेड एंड हैव स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। कई जनरली अपन ध्यान से देखोगे तो आपने मैग्नेट्स देखी होंगी, या तो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, मतलब क्यूबॉइडल शेप की होती है, या सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो इन बातों को याद कर लो। उतारते चलो नोट्स आप, फटाफट फटाफट। नोट ज्यादा उतारने होंगे, रटना भी होगा। याद कर लो या दिमाग में रखो। याद कर लो क्या दिमाग में रखो, रटना क्या है इसमें, ठीक है ना। तो अपन 2 टाइप के अपन मैग्नेट्स पे बात करी जा सकती है, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये कैसे बनती है आर्टिफिशियल मैग्नेट, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा।
बहुत ज्यादा तो आपको डिटेल में नहीं है, बट हाँ आपको समझ में पता पड़ जाएगा कि अगर हम ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे अगर अपन, क्या होता है फेरोमैग्नेटिक, आगे आएंगे परेशान मत हो, धीरे धीरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में अपन जाएंगे, तो उन पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो वो अपने आप को मैग्नेट बना लेती है। अच्छा ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? करते चलो, बढ़ते चलो, सुनो रे भाई, वाह रे भाई, देखो भाई, बार मैग्नेट अपन जानते हो, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आप जानते हो, इट इज मेड अप ऑफ आयरन, स्टील और एनी अदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक कंपोजिट दैट शोज परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये क्या है सर? ये फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? बाद में आएगा, अभी लिख लो बस, अभी लिख लो ये फर्स्ट पॉइंट को, अभी लिख लो, अभी लिख लो। यह अब बाद में मतलब इसी में एक दो लेक्चर में बाद में पढ़ाया जाएगा, अभी लिख लीजिए, ताकि जब तुम रिवाइज करो नोट्स को, बढ़िया नोट्स बनवा रहा हूं एकदम शानदार। नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते? गड़बड़ नहीं करनी है, नोट्स बनाने हैं भाई साहब, नोट्स में गड़बड़ नहीं करनी है, नोट्स से की शर्म तो नंबर आएंगे कम। ओके सर, so it is made up of iron, steel or any other ferromagnetic substance or ferromagnetic composite that shows permanent magnetic properties. Okay, हम जानते हैं मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, विच आर सिचुएटेड नियर द एंड्स। याद करो मैंने एक ज्योमेट्रिकल लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ बताई थी। वास्तविकता में जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो पोल स्ट्रेंथ m इंटू एल मैग्नेटिक होता है, पर एल मैग्नेटिक और एल ज्योमेट्रिक लगभग बराबर होती हैं, तो अपन इनको लगभग बराबर ले लेते हैं। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। अरे हाँ सर, हम इसके लाइंस के डायग्राम भी जानते हैं। नॉर्थ से लाइंस बाहर आएंगी, साउथ में घुसेंगी, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेंगी, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर भी होगी। अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करेगी, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करेगी। ये बातें हम जानते हैं। अरे यस और नो? ठीक सर, ये बात हम समझ गए। अब देखते चलो, प्रॉपर्टीज आती जा रही है सिंपल। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, अपन छोटी छोटी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज बता रहे हैं भाई, कि अगर ध्यान से समझना एक बात, कि अगर मैग्नेट में अपन जानते हैं कि दो मैग्नेट है, तो नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ अगर रखो तो रिपल्शन, पर नॉर्थ साउथ पास रख दो तो अट्रैक्शन। पर तुम ये भी जानते हो कि अगर हम मैग्नेट के पास में मैग्नेट को लोहे पे चिपका दो, आयरन कॉपर, क्या चिपक जाता है? क्या अट्रैक्ट कर लेता है लोहे को? और हाँ, आयरन जो अपना नॉर्मल आयरन है वो तो मैग्नेट नहीं है। आयरन को ऐसे पास रखो तो थोड़ी चिपकेगा, पर आयरन मैग्नेट रखो तो चिपक जाएगा। मतलब आयरन, और पता है कैसी बात है, तुम ऐसा समझो, मैं याद करो, जैसे याद करो एक कहानी सुनाई थी कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज रखें और इसके पास में एक कंडक्टर रख दें, याद करो न्यूट्रल कंडक्टर, कुछ याद है? अरे हाँ, तो याद कर, एक कहानी सुनाई थी तेरे को कि प्लस क्यू चार्ज जैसे न्यूट्रल कंडक्टर पर यहां पर माइनस 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 आ जाता है, इंड्यूस्ड, और यहां पे प्लस प्लस प्लस। इसी वजह से इनमें क्या होने लगता है? अट्रैक्शन। अरे हाँ सर, जबकि ये तो न्यूट्रल था। ऐसे ही आयरन तो न्यूट्रल है, वो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी हुए उसमें थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, नहीं। बट अगर मैग्नेट के पास में उसमें ले आओ तो उसमें कुछ इंड्यूस होता है और उसमें प्यार अपने आप आ जाता है। अच्छा, दुश्मनी नहीं होगी। याद करो, एक बात बताई थी कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अरे हाँ, यहां पे भी वही बात है। अगर आप मैग्नेट एक दूसरे को रिपल कर सकती है? हाँ। अगर आप नॉर्थ एक तरफ रख दो तो रिपल करेंगे, मैग्नेट से तो खेले होंगे। अरे हाँ, देखो अगर ऐसे नॉर्थ पास लाओगे ना तो मैग्नेट आपको ऐसे चिपकाने नहीं देती एक दूसरे को। अरे हाँ सर, ऐसा होता है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप। हाँ, पर अगर नॉर्थ साउथ हो तो प्रेम हो जाता है। पर अगर आप एक मैग्नेट है और आयरन है तो अपने आप वो आयरन फीलिंग्स या जो भी कील व्हील जो भी है वो अपने आप उसमें चिपक जाती है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो अट्रैक्शन कब होगा? एक मैग्नेट और ऐसे जो ये मटेरियल होते हैं, आयरन कॉपर, हो जिनमें ऐसा इंड्यूस हो सकता है, उसमें ऐसा होता है। ओहो, तो मैग्नेट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स। कहां पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है? ध्यान से देखना, मैग्नेट के बीच में नहीं चिपकता आयरन को रख के। अगर आप ऐसे मैग्नेट रख दो और बहुत सारे उसके आसपास छोटे छोटे पार्टिकल रख दो आयरन के, तो उसके आयरन के जो पार्टिकल्स है वो चिपक जाएंगे, पर वो देखना पोल्स के पास ज्यादा चिपकेंगे। तो अपने को याद रखना है, तो प्रॉपर्टी है बेसिकली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अरे हाँ सर, ये देखा है तुमने, नॉर्मल से बिहेवियर है, पर याद करते चलो। अरे हाँ सर, तो लिखते चलो रटते चलो, लिखते चलो रटते चलो। कुछ फिजिकली महसूस करी होगी आज घर पे मैग्नेट है तो मैग्नेट से कर करके देखना।
अरे हाँ सर, करके देख सकते हैं सर, ये तो इसमें कोई खास बात नहीं, तो ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। सिमिलर टू दिस, ये मैंने एनालॉगी दी है। ओ हो सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक सर, समझ गए सर, अच्छा लग रहा है सर। लो भाई, चिपक गया। ओ हो, पोल्स के पास ज्यादा चिपकी। लो भाई, और प्रॉपर्टीज पढ़ते चलते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली द मैग्नेट अलाइंस इटसेल्फ टू दैट नॉर्थ पोल पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। अभी इतना याद रखो, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आपने अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ी है, पढ़ाऊंगा मैं आपको। ज्यादा समझ तब आएगी, अभी लिख लो सर, आएगी जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे। याद करो, ये भी रटने जैसा ही होगा। अब जितने भी लेक्चर हैं सब रटने जैसे हैं। याद करो, मैंने शुरुआत बोली थी कि सोलर फ्लेयर्स आती हैं, हमारे अर्थ में एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमें बचाती है, ये वही है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। अरे हाँ, वो कैसे होती है, क्या होती है, उसमें चर्चा अपन करेंगे। और सही बताऊं तो कहां से आई कोई दुनिया में नहीं जानता। हम क्या है हमारे अर्थ के पास, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, सुनते चलो। देखो रे भाई, इसने बोला, लॉजिकल भी है कि अगर मेरे को एक बात बताओ कि मान लो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बी अर्थ, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, बस तुम तो ये समझ लो। अगर मैं किसी भी मैग्नेट को ऐसे रख दूं, तुम्हें खुद को समझ में आएगा, ये नॉर्थ ये साउथ, क्या ये अपने आप को अलाइन करना चाहेगी? इस पे टॉर्क लगेगा एम क्रॉस बी। अरे हाँ, एम कैसे होता है साउथ से नॉर्थ, तुम ध्यान से देखो तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे एम ऐसे बी। क्या एवरी मैग्नेटिक मूवमेंट ट्राइज टू अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड? अरे हाँ, अरे तो मैग्नेट भी तो मैग्नेटिक मूवमेंट ही है। अरे हाँ, क्या एवरी मैग्नेटिक मूवमेंट ट्राइज टू अलाइन in the direction of magnetic field? Yes, so magnet also tries to do that. तो अगर आप मैग्नेट को ऐसे ऐसे एक पतला सा वायर लो और मैग्नेट लटका दो, जैसे मैग्नेटिक नीडल होती है, मैग्नेटिक कंपास, और रे हाँ सर, वो वहीं से तो आता है। तो अगर आप एक पतला सा वायर लो, उसमें मैग्नेट लटका लो, तो मैग्नेट अपने आप को ऐसे, मान लीजिए मैंने यहां से पतला सा वायर लिया और मैग्नेट, ये मैग्नेट है मान लो, ऐसे लटका दिया। अब मान लो कि ऐसे ये अलाइन हो गया, मान लो ऐसे, तो आप समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वजह से इधर है, क्योंकि उसने अपने आप को अलाइन कर लिया। अरे हाँ, तो when suspended freely the magnetic aligns itself to that the northern pole points towards the magnetic north pole of the earth। हो हाँ, तो बेसिकली ये भी आप इतना समझो कि मैग्नेटिक निडल या मैग्नेट अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, पक्का सर, पक्की बात। छोटी छोटी बातें मैग्नेट के बारे में, ये बातें आप जानते भी हो, महसूस भी करिए, पर फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा रहे हैं। लिखते चलो, बढ़ते चलो। ओके, ये देखो अलाइन कर लिया उसने, ये ऐसे मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। हाँ, बात तो सर आपकी सही है। चलो भाई, और देखो, लाइक पोल्स रिपेल एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये आप जानते हो, इसमें क्या बताऊं, उठा लो फटाफट। लाइक पोल्स रिपेल एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट, ऐसे नॉर्थ ऐसे नॉर्थ, ऐसे साउथ ऐसे साउथ, दुश्मनी, नॉर्थ साउथ प्यार। अरे हाँ सर, तो अपोजिट अट्रैक्ट्स, बात खत्म। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, वाह वाह, मजा आ गया सर। तो लाइक पोल्स रिपेल एंड लाइक पोल्स अट्रैक्ट, गॉट योर पॉइंट सर, बिल्कुल बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, ध्यान समझो, ज्यादा क्या बात क्लियर है एकदम। अब कूलम्स लॉ कोई मैग्नेटिज्म के लिए होता नहीं है, एनालॉगी बनाई गई है कि कैसे सिमिलर होता है, कैसे मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझना, ध्यान समझो। ऐसा समझो कि मान लो ये आपकी पोल है ऐसे, ठीक है। अगर अपन ध्यान से देखें तो ध्यान समझो, अरे रुक जा भाई, मैं ही लिखाता हूं, तो सब खुद ही लिख देगा, पूरा ही है, पूरा है, मैं पूरा लिखता हूं। ध्यान समझो, पहले तुम्हें एक बात समझो कि अगर एक चार्ज Q है तो इससे, और ये भी चार्ज Q है, तो इन, ये Q1 Q2 है, तो इनके बीच में फोर्स कितना होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बिल्कुल सेम टाइप की बात
बिल्कुल सेम टाइप की बात, ध्यान से समझना। अगर हम दो पोल्स ले ले M1 और M2, एक बात याद रखना, अकेले पोल्स वैसे एग्जिस्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नॉर्थ पोल अकेला एग्जिस्ट कर दिया कि ये नॉर्थ पोल, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते। पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, नॉर्थ और साउथ एक साथ एग्जिस्ट कर। मान लो कि दो पोल हैं M1 और M2, M1 और M2 दो पोल्स हैं, तो इनके बीच में, अब मान लो कि ये दोनों पोल नॉर्थ और साउथ है, तो अट्रैक्शन हो गया, नॉर्थ नॉर्थ तो रिपल्शन हो गया। तो इनके बीच में फोर्स जो होगा वो इसी तरीके का होगा। कैसा? M1 M2 Q1 Q2 जगह रख देंगे M2, नीचे आएगा R स्क्वायर, ओ हो, और K की जगह आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा, ये ऐसे समझो, आप ऐसे देखो इसको, बोलो क्लियर है क्या? म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा, K की जगह क्या रख देंगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई, रिप्लेस K बाई म्यू नॉट बाई 4 पाई, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। अच्छा, ये याद रखना है आप। इस तरीके आपने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर ली ये बात, तो आपको एनालॉग ही दे दी कि भैया देखो कूलम्बिक में जैसा होता है ना वैसा यहां पे भी होता है, कूलम्बिक में जैसा होता है वैसा यहां पे भी होता है, तो आपको कहानी समझ आ जाए। अच्छी बात सर, बढ़िया बात सर, अच्छा लग रहा है सर। लो भाई, तो वही कहानी इसने सुनाई है, ध्यान से देखो कि अगर नॉर्थ और साउथ दो अपने ले लिए, प्लस M1 माइनस M2 जो भी लिया, कूलम्बिक फोर्स अपना, और ये देखो ध्यान से, ये हो बोलोगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 M2 बाई R स्क्वायर। तो ये जो लिखा आ रहा है ना स्लाइड पे, इसको आप थोड़ा छोटा करके फटाफट लिख लो। ये कूलम 1917 है, इसका क्या लेना दे रहा है, फालतू टाइम पास मत करो, ठीक? हाँ, तो जो फोर्स है वो उसी तरीके का होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज जनरली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज जनरली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ये बेसिकली आप बस ये लिख लो जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये Q1 ये Q2, तो इसमें फोर्स कितना है भाई? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके का अगर दो पोल है M1 और M2, ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, उनके बीच का फोर्स ये है। एनालॉजी समझ में आ जाएगी। K को रिप्लेस करना है हमेशा किससे? Q1 Q2 को रिप्लेस करा M1 M2 से। M1 M2 मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, पोल स्ट्रेंथ है, कंफ्यूज मत हो ना। M1 M2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ। हाँ सर, M1 M2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ, वो मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। तो और K को इससे रिप्लेस कर ले, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये तो बात अपन जानते हैं, और ये पोल स्ट्रेंथ है। तो ऐसे कहानी मत लिखो, बस ये लिख लो आप, तो याद रखना है इसको कि अच्छा ऐसे फॉर्मूला काम करता है। इसी से एक बात और समझ लो, जैसे मान लो कि ये कोई पोल है अकेला, जैसे एक चार्ज क्यू है, पहले बताओ इससे R दूरी पर अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आप क्या लिखते थे? KQ बाई R स्क्वायर। ऐसे ही अगर एक अकेला पोल है तो सोचो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? अगर प्लस है तो देखो मैग्नेटिक फील्ड होगी, K को रिप्लेस करें म्यू नॉट बाई 4 पाई से, इंटू Q की जगह M बाई R स्क्वायर। ऐसे भी आप समझ सकते हो। ओ हो, ये याद रखना है, हालांकि ज्यादा नहीं आते हैं। K को किससे रिप्लेस करना है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, Q को M से, और R तो R है ही। फिर मैं कह रहा हूं अकेले पोल एग्जिस्ट नहीं करते, पर अगर करे तो ऐसा होगा। तुम ध्यान से देखो तो जो आपकी मैग्नेट है ना, ये अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा माइनस क्यू और प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन जो होता था ना डाइपोल, ये सिमिलर टू डाइपोल है। ओ हो, अरे हाँ सर बिल्कुल डाइपोल ही तो है ये। अरे हाँ, तो पता है जो डाइपोल पढ़ा था ना आपने, पूरा क्या पढ़ा था? डाइपोल, एग्जैक्टली वो यहां पे चलता है। एग्जैक्टली मैग्नेट के फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड के एग्जैक्टली सेम पर चलते हैं डाइपोल के। तो जिसको डाइपोल आता होगा उसको कहानी आगे की पूरी समझ आएगी अच्छे से, बिल्कुल उससे से सिमिलर करते चलेंगे। याद करो डाइपोल पे पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। और हाँ, वही कहानी यहां पे आती जाएंगी। अभी आप पहले इस बात को समझो कि मैग्नेट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू डाइपोल्स।
ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, क्रिस्टल क्लियर है, समझ भी आ रही है। अरे बोलो पक्का, अरे सोच लो। हाँ सर, अच्छा लग रहा है सर। अब देखो, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर, जो मैंने अभी ये बोला। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म इज दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एन आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट, वेयर इज मैग्नेटिज्म एन आइसोलेटेड पोल और मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इसे उतार लो, उतार लो, एन याद रख लो, ये याद रखना है। इसीलिए मैंने बोला कि इसमें मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर वो सिंगल चार्ज वाली कहानी नहीं उठा के पूरी मैग्नेट कन्वर्ट हो गई डाइपोल में, चाहे प्लस माइनस एक साथ एग्जिस्ट करते थे। अरे हाँ, इसीलिए डाइपोल वाली पूरी कहानी एग्जिस्ट कर गई किसमें? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। समझ आया सर, अच्छा लग रहा है सर, फील आ रही है सर। फिर कह रहा हूं अब एक दो लेक्चर पूरे याद करने जैसे, नोट्स बना लो, काम आएंगे हर एग्जाम में। अच्छी बात सर, ये हमें समझ आ गया सर। और देख, अगर सोच, मैं आपसे क्या, इसने क्या बोलने का प्रयास करा, अगर आप मैग्नेट को तोड़ दो आधा, ऐसे तोड़ते चलो टक टक टक, तो क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग हो जाएंगे? नहीं, वो फिर क्रिएट होते जाएंगे। इफ वी कट डाउन और ब्रेक मैग्नेट, अगेन न्यू नॉर्थ और साउथ एग्जिस्ट। क्योंकि ऐसे थोड़ी होगा कि लाइंस नॉर्थ से नॉर्थ में घुस जाएंगी, वो तो नॉर्थ से साउथ ही होंगे। तो जैसे काटोगे नॉर्थ साउथ फिर बन जाएगा, नॉर्थ साउथ फिर बन जाएगा, नॉर्थ साउथ फिर बन जाएगा। हाँ, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो जाएगा, सोच के देख। हाँ सर, क्या कम हो जाएगा? हाँ, मैग्नेटिक मूवमेंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याद करो, पोल स्ट्रेंथ इनटू एल। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो इफ वी कट डाउन द मैग्नेट्स, इफ वी कट डाउन द मैग्नेट्स, अगेन नॉर्थ एंड साउथ विल क्रिएट, अगेन नॉर्थ एंड साउथ विल क्रिएट। ऐसा नहीं इधर नॉर्थ है साउथ तो काट दो, तू साउथ हो गया तो नॉर्थ हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। वो एग्जिस्ट साथ ही करेंगे तो फिर नॉर्थ साउथ एग्जिस्ट हो जाएगा। पर ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे काट रहे हो तो, ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे काट रहे हो तो मैग्नेटिक मूवमेंट डिक्रीजेस। बट क्यों भाई? क्यों मैग्नेटिक मूवमेंट होता है? अगर आपने ऐसे काटा तो पोल स्ट्रेंथ तो उतनी ही रही। अच्छा, पर भैया मैग्नेटिक मूवमेंट घट गया m इंटू एल की वजह से, एल कम हो गया ना। बात तो सर आपकी सही है बिल्कुल। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, लो भाई। और देख, इंडक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब, ध्यान से समझना, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बताई थी कि अगर आप मैग्नेट के पास में आयरन रॉड रख दो, क्या वो अट्रैक्ट कर जाएगा? अरे हाँ, तो उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म आएगा। यानी कि ये इसमें पार्शियल, यहां पर क्या बना लेगा, ध्यान समझना, यहां पे बना लेगा पार्शियल नॉर्थ और यहां बना लेगा पार्शियल साउथ, पर ये बराबर नहीं होगा, अलग उसके होंगे। तो ये नॉर्थ बनाकर अपनी तरफ क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। ओ हो, सो व्हेन अ पीस ऑफ सब्सटेंस सच एज सॉफ्ट आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा इज प्लेस्ड नियर अ बार मैग्नेट इट एक्वा। भैया ये मैंने पूरी स्लाइड्स पूरे नोट से बनवाई हैं, जो अपने नोट्स हम इतने सालों से पढ़ाते हैं, इसलिए उनको उतारते चलो, याद करते चलो। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी जो मैंने पहले ही बताई थी कि अट्रैक्ट कर लेती हैं, वो ही अपनी इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो अट्रैक्शन अगर दो चीजों में हो, मटेरियल में, तो दोनों मैग्नेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों मैग्नेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, एक मैग्नेट एक न्यूट्रल भी हो सकता है। पर सोचो, अगर दोनों मटेरियल में रिपल्शन हो रहा है तो भैया दोनों पक्का मैग्नेट है। अरे हाँ, अगर अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। ये हो गया अट्रैक्शन। हो, ये बात बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, रिपल्शन टेस्ट टू डिटरमाइन विच इज मैग्नेट एंड विच इज आयरन यूजिंग अ मैग्नेट। मान लो ये दो लटके हुए हैं, अब तुम्हें क्या पता करना है कि टू डिटरमाइन विच इज मैग्नेट एंड विच इज आयरन यूजिंग अ मैग्नेट, इसमें से एक मैग्नेट है एक आयरन है। अरे हाँ, तो बोलो आप कैसे एक नोन मैग्नेट से पता करोगे कि कौन मैग्नेट है कौन आयरन है? बोलो, सोच के देख, दो चीजें लटकी हुई है, तुझे नहीं पता कि ये कौन आयरन है कौन मैग्नेट है, पर तेरे पास एक मैग्नेट और है जिससे तू पता कर सकता है। बोल कैसे? बहुत सिंपल। देखो, जो मैग्नेट होगी, अगर मैं अपनी मैग्नेट को पकड़ूं, उसका नॉर्थ पोल को पकड़ूं, अगर ये मैग्नेट है तो इसके एक पोल पर अट्रैक्शन होगा, एक पर रिपल्शन होगा। पर अगर दोनों पे अट्रैक्शन हो जाए मतलब ये मटेरियल है। अरे हाँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल जो अट्रैक्शन शो करता है। अरे हाँ सर, देखो तो ऐसे, ये हो दोनों तरफ अट्रैक्शन, यानी कि मैग्नेट यानी कि मटेरियल। अब देख,
रिपल्शन, अट्रैक्शन मतलब मैग्नेट। ओ हो, क्या कहानी समझ आई? कहानी खुद लिखो, कहानी खुद लिखो। कैसे पता पड़ा कि अगर दोनों एंड्स पर अट्रैक्शन हो जाए तो आयरन, एक पर अट्रैक्शन एक पर रिपल्शन हो तो मैग्नेट। इसीलिए बोलते हैं कि रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ मतलब मैग्नेटिज्म, या वैसे ही रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अरे यस और नो? यस सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। बोलो क्लियर? अब ऑबिक प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हुई, इसी स्लाइड से आगे कहानी चालू करूंगा। याद करना, अगले जो अपनी चीजें कहना चालू होंगी वो होंगी डाइपोल वाली। तो आपको क्या पढ़ के आना है? डाइपोल। मैं भाई साहब बहुत जल्दी खत्म करूंगा इसको, आपको डाइपोल रिवाइज करके आना है। डाइपोल रिवाइज करना है, वरना अगला लेक्चर समझ नहीं आएगा। मास्टर फटाफट पढ़ाएगा, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर टाइप की चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है एक्सिस पे, परपेंडिकुलर पे क्या होती है, टॉर्क क्या होता है। डाइपोल पूरा रिवाइज करके आना है, बिल्कुल वैसे रिपीट चलेगा। डाइपोल पूरा 1.5 लेक्चर पढ़ाया होगा मैंने तुम्हें, यहां पे 15 मिनट में भी नहीं पढ़ाऊंगा। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, क्या सब ईमानदारी से डाइपोल पढ़ के आएंगे? हाँ सर पढ़ के आएंगे। तो अगले टर्न पर इसी जोश और जुनून के साथ अपन कहानी को चालू करेंगे। तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।